नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित जोशी, सीएसआईआर आईएचबीटी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाँस की कृषि के द्वारा किसान अपनी आय को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य सभ्यता के साथ बाँसों का कितना गहरा संबंध रहा है और इसके उपयोग इतने ज़्यादा हैं कि जिनको वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन्हीं बहुआयामी उपयोगों को देखते हुए इसको क्या कहते हैं, सामान्यतया हरा सोना कहा जाता है। अब क्या कहते हैं, 2018 जनवरी में वन कानून को में संशोधन करते हुए इसको बांस को फसल नहीं, पेड़ की कैटेगरी से निकालकर फसलों की कैटेगरी में डाल दिया गया, ताकि किसान इसको अपने खेतों में उगा भी सकें और इसका क्या क्रय विक्रय भी कर सकें, जिससे वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का क्या कहते हैं दूसरा नंबर है और करीब 2043 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष भारत में बांस का बिजनेस होता है। और क्या कहते हैं, भारत में बांस की करीब 136 प्रजातियां करीब पाई जाती हैं, जिनमें से 10 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका प्रमुख रूप से बिजनेस में रूप में उपयोग होता है। तो इन्हीं प्रजातियों को हम किस तरह से उनकी कृषि करें और किस तरह से उनका प्रवर्धन किसान एक कर सकता है, ताकि अपने खेतों में और क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर लैब के द्वारा कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको प्रवर्धन की करीब 5 प्रकार हम होते हैं। तो इसमें पहला है बीजों के द्वारा प्रवर्धन। इसमें हम किसान बीजों को मार्केट से खरीद कर उनको क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं खेतों में लगा सकता है। और ये क्या कहते हैं, इसमें जो है एक वयस्क पौधा बनने में करीब 7 से 8 साल लग जाते हैं। दूसरी विधि मैं बता रहा था ऑफसेट प्रिंटिंग के द्वारा। ऑफसेट प्रिंटिंग में ज़मीन से 3-4 गांठ ऊपर तने को काट कर उसको क्या कहते हैं हम वैसे का वैसा ज़मीन में रोप देते हैं और ये 3-4 साल में वयस्क पौधे में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी है एक गांठ विधि द्वारा। इसमें क्या कहते हैं हम पतली बारीक टहनियों को एक 2-2 गांठ को काट करके उनको ऐसे ज़मीन में रुपाई कर देते हैं, जिनको क्या कहते हैं जो बाद में क्या कहते हैं अगले साल तक उनमें कलियां विकसित होने लगती हैं और वो फिर डेवलप होकर वयस्क बांस बना देते हैं 3 से 4 साल में। चौथी विधि इसमें है एयर लेयरिंग द्वारा। एयर लेयरिंग जनरली हम पतले बांसों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि बांसों को की गांठों को मोड़ करके ज़मीन में दबा देते हैं और उनको वही गांठें बाद में क्या कहते हैं प्रवर्धित होकर पूरे बांसों का रूप ले लेती हैं। तो हर गांठ से उसमें क्या कहते हैं एक पौधा निकल आता है। लेकिन ये केवल विधि सक्सेसफुल रही है केवल पतले बांसों के लिए। अच्छा, इसमें आखिरी 5वीं विधि है ऊतक संवर्धन द्वारा, जिसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं नई कोपलों की जो टहनियाँ होती हैं उनको काट के एक गांठ को पहले से तैयार किए हुए मीडिया में लगाते हैं और इस विधि द्वारा हम बहुत सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं। ये अभी सबसे ज़्यादा रिसेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा एडवांस मेथड जिसको हम कहते हैं बांस के प्रवर्धन के लिए वो यूज़ होती है। इसमें फ़ायदा ये है कि हम कम समय में बहुत ज़्यादा बांसों की कोपले बना सकते हैं और उनको क्या कहते हैं सप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि हम ये मौसम का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम वातावरण निरोधी लैबों में इसको उगाते हैं। तो वहाँ क्या कहते हैं इसका वातावरण के प्रभाव इसमें कुछ नहीं पड़ता, तो हम किसी भी मौसम में इसमें बांस के पौधों को उगा सकते हैं और उनकी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 विधियाँ मुख्यतः हैं। अब हम आपको अपने खेतों में ले चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ये पांचों विधियों के द्वारा बांसों को लगाते हैं और उनको प्रवर्धित करते हैं, जिससे किसान डायरेक्ट समझ सके कि वो अपने खेत में अगर लगाना चाह रहा है तो किस तरह से लगाए और किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा ले सकता है। तो पहली विधि जो मैं बता रहा था कि बांसों के प्रवर्धन की, यह है बीजों के द्वारा।
अब हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से किसान बीजों के द्वारा बांस की खेती अपने खेतों में कर सकता है। तो जैसा कि मैं पहले बता दूं कि बांस जो है थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है, जहाँ हल्की नमी और तापमान करीब करीब 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, वो इसके लिए सबसे सूटेबल होता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये हमने कुछ सीड्स कलेक्ट किए हैं। तो किसान ये जंगलों में भी पड़े हुए उनको सीड मिल जाते हैं, और कई सारी कंपनीज़ भी जो हैं ये सीडों को बेचती हैं, और कई सारे अलग अलग सरकारी संस्थाएं भी हैं जो इन सीडों को किसानों को अवेलेबल करवाती हैं। तो किसान ये सीड अगर सीड के जरिए अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो वो इन सीडों को उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने ये सीड को उगाने से पहले करीब करीब 24 घंटा पानी में भिगा के रखा है, ताकि ये थोड़े से फूल जाएं, जिससे ये लगाने में थोड़े से इजी रहते हैं। अब इसमें आज ये हमारी खेतों की प्रवर्धन शैली को बताने में हमारे साथ हैं श्री अजय कुमार जी, जो आपको आगे की विधि के बारे में अवगत करवाएंगे। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर रोज जोशी ने आपको बता दिया कि बांस को लगाने की एक विधि बीज द्वारा भी होती है, तो उसी के बारे हम आपको बता रहे हैं कि बांस का बीज कैसे लगाया जाता है। तो ये मेरे सहयोगी हैं राजेंद्र जी, ये आपको बताएंगे बांस का कैसे लगाया जाता है अगर आपने फील्ड बेड में लगाना हो। तो सबसे पहले जो है आप छोटी छोटी एक बेड बना लें, उसमें छोटी छोटी नालियाँ कर लें, और उस नालियों में कम से कम 1 से 2 इंच नीचे बीज गहरा डालना चाहिए, ताकि ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की पतली सी लेयर लगा लें, ताकि इसमें जर्मिनेशन में थोड़ी इसको आसानी हो। और आप जो लगाते हैं इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई का काम नहीं, आप सीधे हल्के हाथ से इसको लगाएं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ढकते जाएं। और आप ये लाइन टू लाइन की जो दूरी है कम से कम 2 इंच रखें। और जो ये हमने बेड बनाया हुआ है, इसमें हमने जो मिट्टी और जो खाद है FYM जो गोबर की, वही डाली हुई है। बाकी हमने कुछ इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो बांस जो उगता है ये तो इसी कंडीशन में उग जाता है। ये जो मिट्टी और गोबर की जितनी अच्छी मिक्सचर होगा उतनी जल्दी ये निकलेगा। वैसे आपने देख ली जैसे सीड को कैसे लगाया जाता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बेस्ट टाइम, उचित समय जो सीड लगाने का वो है मार्च टू अप्रैल, और आप मई तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म मौसम होता है, और गर्म मौसम में सीड जल्दी फूटता है और जल्दी निकल आता है। तो जैसा कि अभी श्री अजय कुमार जी ने आपको बीज के द्वारा बांस के प्रवर्धन की विधि का कार्यान्वयन दिखाया, तो हम अब ये बताएंगे कि वही बेड अगर आप क्या कहते हैं 2 से 3 महीने के बाद इस तरह से आपके पौधे उसमें निकल आते हैं। इन पौधों को अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लास्टिक की छोटे छोटे पैकेट्स में, जिनको हम स्लीव्स बोलते हैं। उनमें हम ट्रांसफ़र करके उन स्लीव्स को फिर मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो भी हमारे ख़रीदार भाई आते हैं, हम उनको उन्हीं स्लीव्स में उनकी सप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्लास्टिक की सीव में काफ़ी सारे पौधों को बीजों के द्वारा प्रवर्धित करके उनको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया है प्लास्टिक की सीवों में। अब ये प्लास्टिक की सीव हमारी तैयार है सप्लाई करने के लिए। तो इन्हीं स्लीवों को हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ से भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है, हम उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी तरह किसान भाई भी उनको अपने क्या कहते हैं खेतों में रख के उनको किसी थोड़ी सी हल्की नमी वाली स्थानों में रखकर, और जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो वहाँ रखकर इसको सप्लाई कर सकते हैं अपने, जब भी किसी को सप्लाई करना हो तो। अब जो दूसरी विधि है बांसों के प्रवर्धन की, वो है ऑफसेट द्वारा। ऑफसेट द्वारा में जैसे हमने पहले बताया कि इसमें सीधे राइजोम के साथ बांस को उखाड़ के उसको 3 से 4 गांठ ऊपर लेके सीधे स्लीव में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसान भाई इसको सीधे अपने खेतों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं प्लास्टिक की स्लीव में जैसे हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है, वैसे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं अपने व्यापार के लिए। तो इसमें लेकिन ख़ास बात ध्यान रखने की है कि इसमें कुछ ही वैरायटीज़ को क्या कहते हैं आप ये ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिनका तना जनरली पतला होता है, जैसे कि फाइलोस्टेचस ऑरिया या डेंड्रोकैलेमस मैक्सिमस। तो इन वैरायटीज़ को आप ऐसे स्लीवों में ट्रांसफ़र करके ये अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। हमने एक बरसात के सीज़न में इनको लगा दिया, अब ये अगले साल तक कहीं भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं।
अब हम इसमें तीसरी विधि बांस के प्रवर्धन की बताते हैं, जिसका नाम है एक गांठ की कलम द्वारा प्रवर्धन। इसमें हम क्या कहते हैं, छोटी साइड ब्रांचेस जो निकलती हैं, मेन ब्रांच को छोड़ के जो साइड की ब्रांच निकलती हैं, उनमें से एक एक गांठ को कट करके उसको ऐसे ये जो सैंड बेड हमने बना रखी है उसमें लगाते हैं। अब इसमें आगे की विधि का डिटेल आपको श्री अजय जी बताएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जो एक गांठ द्वारा बांस की मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो हम आप ही बताएंगे। तो जैसे ये बांस हमने अभी ताज़ा काटा हुआ है, फ्रॉम फील्ड से काट के अभी ले आए हैं। तो आपने देखा होगा कि बांस के जो साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, नोडल कटिंग बोलते हैं इनको बोलते हैं नोडल कटिंग। तो आप बांस को फील्ड से काट के ले आएँ। और इससे पहले आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो इसका टाइम का कब लगाना चाहिए। तो सबसे इसका जो अच्छा टाइम है वो मार्च से लेकर अप्रैल लास्ट तक इसको आप लगा सकते हैं कटिंग। और इसके लिए जो आपको सिलेक्शन करनी है कटिंग की, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि 1 साल से पुराना जो तना है वो नहीं होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में जो नया नया होता है उसमें जो रूट प्राइमोर्डिया होते हैं उसमें रूट नहीं निकलती है। तो इसलिए आपको बताना चाहिए कि 1 साल से कम पुराना ना हो और 3 साल से ज़्यादा ना हो। तो इसको कैसे काटना है, कैसे तैयारी करनी है, ये आपको बताते हैं। जैसे ये काट रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसके जो बड्स है, जो यहाँ से जो रूटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से आपको इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना, ताकि इसको साइड से काटना ही है। आपको बताते हैं। वो जो भी इसके सूखे पत्ते हैं उसको आपको निकाल लेने हैं। ये देखो आप, ये तैयार हो गई है कटिंग। और जो हमारी जो स्प्राउटिंग होगी, जहाँ से इसके फूटने की क्रिया होगी, वो यहाँ से शुरू होगी। तो ये वाला जो भाग है इसको आपने नुकसान नहीं पहुँचाना है। इसके साइड से काट के आपने इसको पूरी तरह सेफ रखना है, ताकि यहीं से स्टार्ट होगी रूटिंग। ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी है। और इसका जो साइज़ रखना है आपने कम से कम 2 फुट का रखना है। अभी आपको बताते हैं इसको कटिंग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप इसमें 8 से 10 इंच तक गहरा छेद करें हल्का सा, और इसकी आप जो कटिंग टू कटिंग जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 15 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखें। जैसे 8 कम से कम 6 से 8 इंच गहरी ज़मीन में अच्छी, जब आप लगाते हैं इसको तो अच्छी तरह दबा के, ताकि इसमें ये हिले डोले ना और इसमें एयर पॉकेट ना बने। एक बार इसको अच्छी तरह दबा के लगा दें। अभी जैसा कि हमने दिखाया एक गांठ की कलम द्वारा बांस के प्रवर्धन की विधि को, तो इसमें अब क्या कहते हैं, आपने देखा जैसे किस तरह से इनको लगाते हैं। तो 3 महीने के बाद आप देखेंगे इस तरह से ये रूट पकड़ लेता है, इसमें नीचे जड़ें आ जाती हैं और इसमें ऊपर क्या कहते हैं ऐसे शाखाएं बन जाती हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं निकाल के इसमें से इनको अलग अलग करके इनको आइदर हम स्लीव में डाल सकते हैं या फिर हम क्या कहते हैं डायरेक्ट खेतों में लगा सकते हैं। अब बांस के प्रवर्धन की आखिरी विधि जो है वो है ऊतक संवर्धन के द्वारा बांस का प्रवर्धन। ये अभी तक की सबसे आधुनिक विधि है और सबसे एडवांस विधि भी इसको कह सकते हैं हम। इसमें हम क्या कहते हैं, इसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो इसमें हम बहुत सारे पौधे एक ही जगह पे उगा सकते हैं। दूसरा, इसमें जलवायु के परिवर्तन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी भी मौसम में आप उगा सकते हैं। दूसरा, इसमें सप्लाई करने के लिए इजी रहता है। फिर इसमें जो पौधे हम तैयार करते हैं वो सभी रोग मुक्त होते हैं और सब समरूप गुण वाले होते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस विधि है जिसको आजकल बहुत ही प्रचलन में भी है और काफ़ी सारी देश में, भारत में और विदेश में ये काफ़ी लोकप्रिय विधि है। इसमें बांस के प्रवर्धन की सबसे बेहतरीन विधि ये मानी जाती है। तो अभी इसका डिटेल अब हमारे साथ है श्री प्रवीण शर्मा जी, जो हमारे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं। वो इसमें अब आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरह से इस विधि को हम कार्यान्वयन करते हैं। बैम्बू का टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें प्लांट से जो फील्ड से एक्सप्लांट लाने पड़ते हैं
जो ना ज़्यादा टेंडर हो, ज़्यादा हार्ड हो, एटलीस्ट 1 साल पुराना जो एक्सप्लांट हो। तो एक्सप्लांट इस प्रकार का होता है। एक्सप्लांट इस प्रकार का होता है। उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, ट्यूब काट के, स्केटिस यहाँ से और यहाँ से काट के उसको ट्यूब 20 से 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए साफ करती है। जैसे हम एक्सप्लांट फील्ड से लेके आए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि उसको कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे काटा जाता है। तो जैसे ही काट रहे हैं, जैसे जो नोड है, नोड बीच में रहती है, और हम जो करते हैं निकुलेशन उसकी, तो जो नोड है उसकी नोड की निकुलेशन करते हैं। उससे आपके मतलब जो है उससे आपके प्लांट निकलते हैं। तो देखिए कैसे साफ़ कर रहे हैं। इसके जो ऊपर नोड के ऊपर कुछ लगा हुआ तो जो बैम्बू का, उसको बड़ी केयरफुली हटाना पड़ता है। वो इसलिए इतनी केयरफुली हटाना पड़ता है ताकि जो नोड है इसकी बैम्बू वो डैमेज ना हो जाए। अगर नोड डैमेज हो जाएगी तो वो एक्सप्लांट आपका नहीं चलेगा। तो देखो इन्होंने एक्सप्लांट सारे साफ़ करके रख लिए। जब ये सारे एक्सप्लांट साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद उनको आउटर स्टरलाइजेशन करते हैं। उसमें हम देते हैं बेबिसिल और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट। 0.04% बेबिसिल और 0.04% बेबिसिल जो साथ मिला के रखे हुए 100 ml में, उसमें उनको डालते हैं। साफ़ करने के बाद उनको उसमें डालते हैं, उसमें और 15-20 मिनट के लिए उसको ट्रीट करते हैं। तो 15-20 मिनट ट्रीट करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और उसको डिस्टिल वाटर से साफ़ करते हैं। और जब डिस्कार्ड करते हैं तो उसका हाथ, जो आपका हाथ है, उससे एक्सप्लांट से टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। और जब ये 20 मिनट का ट्रीटमेंट हो जाएगा पूरा, उसको डिस्टिल वाटर साफ़ करके फिर उसको अंदर कल्चर लैब में ले जाएंगे। तो कल्चर लैब में जाके उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है 70% अल्कोहल से और मर्क्यूरी क्लोराइड से। यानी 0.04% जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है और 70% जो आपका अल्कोहल होता है। तो इनोकुलेशन जैसा कि अभी आपने देखा, इसके बाद करीब 4-5 महीने के बाद जो है आप इस तरह से मल्टीपल शूटिंग इसमें देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे शूट्स ये निकल के आते हैं। इन शूट्स को हम अलग अलग करके फिर रूटिंग में डालते हैं और हम काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट इसके बनाए हुए हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक अब आजकल के ज़माने में विकसित हुई है। धन्यवाद।